My dear student, my name is Madam Misra, and today I am continuing with the series of Mughal dynasty. In the previous video, part 1 of this series, I have covered till Akbar. I have covered Babur, Humayun and Akbar in detail, and in this video I will cover Jahangir, Shahjahan and औरंगजेब। मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 1 में मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर को कवर किया था, और अभी मैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को कवर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो कि जैसे आप बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट का 1919 टू 1947, दिल्ली सल्तनत का, उस पर भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इस पर भी वीडियो बनाए हैं। ढेर सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका एक क्वेश्चन सीरीज MCQ भी डालता हूँ, उसका भी एक वीडियो होता है जो कि पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें सिंपल शब्दों का प्रयोग करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको याद ना करना पड़े। मैं कहानी के रूप में ईस्वी वाइज किसी भी चीज़ को हिस्ट्री में बताता हूँ, या फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैप की सहायता से समझाने का कोशिश करता हूँ, जिससे आपको याद ना करना पड़े। तो फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जहांगीर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकबर जो था वो 1604 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है, और 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो जाती है। अब अकबर की मौत के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे? तो अकबर की मौत के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठेगा। और जहांगीर कितना से कितना तक शासन करता है? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन करता है। फिर जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ? जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। अब आपको आश्चर्य लगा होगा फतेहपुर सिकरी में कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अकबर जो पढ़ाया था उसमें इसको मैंने फुल डिटेल में कवर किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि अकबर के गुरु जो थे वो शेख सलीम चिश्ती हुआ करते थे, जो फतेहपुर सिकरी में ही एक कॉटेज बना के रहते थे, और वहीं पे उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र हुआ था। इसीलिए वो अपने गुरु के ही याद में, अपने गुरु के ही नाम पर उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, और वो प्यार से इसीलिए अपने पुत्र सलीम को शेखू बाबा कहकर बुलाता था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए इसका पार्ट 1, जिससे आपको ये पूरी कहानी अकबर से जुड़ा हुआ जहांगीर का कहानी है, वो आपको अकबर पढ़ने के बाद ही ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को होता है, और फिर इसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इसका फैमिली हिस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है? फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि उसके कितनी बेटियां, उसके कितने पुत्र थे, उसके कितनी पत्नियां थी, ये सारे चीज़ को हम जानेंगे। तो जहांगीर का कितना विवाह हुआ पहले ये जानते हैं। जहांगीर का जो पहला शादी हुआ था वो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। और यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मानबाई मतलब राजा भगवान दास के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम जो था वो मानबाई था, और पुत्र का नाम मानसिंह होता है, क्योंकि ये नाम आगे आएगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और उसी पुत्री से आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से किसका विवाह होता है? जहांगीर का विवाह होता है। और मानबाई से एक पुत्र होता है जिसका नाम खुसरो रखा गया। आप स्क्रीन पे हिंदी और इसकी इंग्लिश दोनों में देख रहे होंगे, और मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो को डालता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में ना समझ आए तो एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन रहता ही है, हिंदी और इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश में समझ के उसे टिक आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जहांगीर का दूसरा विवाह होता है राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से दूसरा विवाह होता है और उससे जो पुत्र प्राप्त होता है उसका ही नाम खुर्रम रखा जाता है। और ये खुर्रम आगे चलकर इतिहास में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जहांगीर का तीसरा विवाह है और ये तीसरा विवाह थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आप इसके बारे में जानिए। किससे शादी होता है? मेहरुनिसा की। अब मेहरुनिसा थी कौन? मेहरुनिसा जो थी वो एक शेर अफ़गान कहा जाता था, उसकी वो क्या थी? विधवा थी। और शेर अफ़गान ये था कौन? एक सेना मतलब सेना का एक पार्ट था। एक सेना में एक सैनिक था, अफ़गान सैनिक, जिसका नाम था अली कुली बेग। तो उसी की ये विधवा थी मेहरुनिसा, जिससे जहांगीर को प्यार होता है और वो उससे शादी करता है। तो ये अली कुली बेग की विधवा थी। फिर उसके माता पिता तो रहे ही होंगे। तो मेहरुनिसा के माता पिता कौन थे? इत्मा उद्दौला इसके पिता थे और अस्मत बेगम इसकी माता थी। मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सब का जहांगीर के शासनकाल में बहुत बड़ा मतलब योगदान है। इस सब का बहुत बड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब के बारे में। इसीलिए मैं आपको डिटेल में पहले बताता हूँ कि कौन क्या था। तो आप समझ चुके हैं कि मेहरुनिसा से जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में होता है। जहांगीर के ससुर जो थे वो एतमादुल्ला थे और जहांगीर की सास जो थी वो अस्मत बेगम थी। और आगे बात करते हैं तो शेर अफ़गान या अली कुली बेग के नाम से ये जाना जाता है। शेर अफ़गान या अली कुली बेग की कौन थी? ये विधवा थी मेहरुनिसा। और इसी को बाद में जहांगीर ने मेहरुनिसा को ही नूर जहाँ या नूर महल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध किया। और ये क्यों कहा था? नूर जहाँ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर हम बोलें तो इस जहाँ में उसके जैसा कोई नूर ही नहीं है, सुंदर ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है। वहीं नूर महल का मतलब होता है कि उसके राज दरबार में, उस महल में उससे सुंदर कोई और नहीं था, इसीलिए। तो अभी तक मैंने आपको 3 बताया। राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह हुआ था जहांगीर का। फिर उसके बाद जगत गोसाई से विवाह हुआ था और लास्ट में मेहरुनिसा से विवाह होता है। तो जहांगीर की मुख्यतः वैसे तो बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी मुग़ल शासकों के, लेकिन ये 3 प्रमुख पत्नियां हैं जिससे आगे का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने इन तीनों को बताया। और पहली पत्नी जो थी उससे एक पुत्र हुआ था, मतलब मानबाई से एक पुत्र हुआ था। वो कौन था? खुसरो था। दूसरी जो पत्नी थी जगत गोसाई, उससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम खुर्रम था और जिसे जहांगीर के शाहजहाँ के नाम से इतिहास जिसे शाहजहाँ के नाम से इतिहास जानता है। और तीसरी पत्नी मेहरुनिसा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेहरुनिसा या नूर जहाँ जो थी, नूर महल जो थी, ये बहुत ही चालाक लेडी थी। इसने क्या किया था कि मैं बताऊंगा आपको बहुत सारा चीज़ इसके बारे में, ये किस तरह से चालाकी करती थी, राज दरबार पे इसका क्या अधिकार था। पहले आप इतना जानिए कि इसका एक भाई था जिसका नाम था आसफ़ खान या आसिफ खान, और वो उसके भाई की ही पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी। मतलब मेहरुनिसा जो जहांगीर की पत्नी थी वो अपनी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह जहांगीर का एक पुत्र हुआ करता था, आपने पढ़ा था खुर्रम, उस खुर्रम के साथ उसका विवाह करवाया। मतलब नूर महल जो थी अपनी ही भतीजी का विवाह किसके साथ करवाया? जहांगीर के पुत्र के साथ करवाया। जहांगीर के पुत्र मतलब उसकी दूसरी पत्नी से जो पुत्र हुआ था उससे, खुर्रम से करवाया। और खुर्रम कौन था? तो खुर्रम को ही आगे चलकर इतिहास में शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। भला इन दोनों की प्यार की कहानी कौन नहीं जानता है? ताजमहल साक्षात उदाहरण है। अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज़ महल कहा जाता था। और बात करते हैं शाहजहाँ का, तो ये खुर्रम या शाहजहाँ जिसका विवाह मुमताज़ महल से हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जहांगीर के 5 पुत्र थे। पहला खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहाँ कहलाया, जहांदार शाह, खुसरो, परवेज और शहरयार, ये 5 पुत्र थे जिसका इतिहास में नाम आता है।
तो खुर्रम, शाहजहाँ, जहाँदार शाह, खुसरो, परवेज, शहरयार, ये 5 पुत्र थे। मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट का ये थिंकिंग होता है कि मुझे डिटेल में नहीं पढ़ना है, मेरे लिए वन लाइनर काफ़ी है, मैं एमटीएस का तैयारी करता हूँ, मैं ग्रुप डी का तैयारी करता हूँ, या फिर मैं लोअर एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ, मुझे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं उन सब के लिए बता दूँ, या आप ही सोचिए, अब एग्ज़ाम का लेवल वो रहा क्या? ये 21वीं सदी चल रहा है, 2020 चल रहा है। क्या इसमें कभी आपको इस चीज़ का बात सोचना पड़ेगा क्या कि कंपटीशन का लेवल डाउन है? इतना कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, इस कंपटीशन में आप अगर किसी चीज़ को थ्रोली पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन टिक नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको एक दूसरे तरह से भी समझाने का प्रयास करता हूँ, भला इसमें आपका जाता ही क्या है। मैं अगर आपको अच्छे से फुल डिटेल में एक कहानी के रूप में हर एक चीज़ को अगर समझा रहा हूँ तो आप सुनिए ना। आप सिर्फ 50 मिनट का टाइम दीजिए, एक वीडियो 30 मिनट 50 मिनट इसी के लगभग होता है, आप उस वीडियो में टाइम दीजिए, आप मेरी कहानियों को सुनिए और इसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बताइए। और मेरा यही सोच है कि आप चाहे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आप एमपीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या इवन यूपीएससी के प्रिलिमिनरी में बैठना चाहते हो, तो इन सब के लिए आपको थ्रोली डिटेल में आ जाना ज़रूरी है। और भला वन लाइनर रट के फ़ायदा ही क्या है? आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे, आप अगर 2 दिन पहले वन लाइनर रटते हैं तो कल शाम हो के या 2 दिन के बाद आपको वन लाइनर भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। आप इसको रट लेते हैं, 2 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हैं। अब हम याद ही क्यों करें, क्यों अमरकोट में हुआ, ज़रा ये जान जाते हैं। ईस्वी भी लगभग याद हो जाएगा कि उसका शासनकाल कितना था, उसी के लगभग हुआ होगा, या फिर कहाँ पे था उसके पिता कौन थे, माता कौन थे। थोड़ा डिटेल में अगर हम जान जाए तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और याद किया हुआ चीज़ कभी भी एग्ज़ाम में काम नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप फुल डिटेल में पढ़िए किसी चीज़ को। इससे आप किसी भी एग्ज़ाम का, लोअर ग्रेड या हायर ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको थ्रोली नॉलेज हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए ना। वन लाइनर रटने से आप बीपीएससी में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थ्रोली नॉलेज है तो आप लोअर लेवल के एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं, एसएससी को पास कर सकते हैं, और आप हायर लेवल बीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब एग्ज़ामों को भी आप क्रैक कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया, जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुर्रम, शाहजहाँ, जहाँदार शाह, खुसरो, परवेज और शहरयार। ये 5 पुत्र थे किसके? जहांगीर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के पुत्रों ने जहांगीर के विरुद्ध क्या करता है? विद्रोह करता है। इसी में मैं कुछ विद्रोह को बताता हूँ। मेनली 2 पुत्रों ने विद्रोह किया। सबसे पहला जो था, खुसरो ने विद्रोह किया। अब खुसरो ने विद्रोह तो किया, कितना ईस्वी में किया? 1606 ईस्वी में। इसे ही भैरववाल का युद्ध कहा जाता है। तो भैरववाल का युद्ध कब हुआ? 1606 ईस्वी में। खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसी को भैरववाल का युद्ध कहा जाता है। अब इसमें खुसरो को उकसाया कौन? भला कोई बेटा अपने बाप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए या विद्रोह करने के लिए क्यों जाएगा? इसको उकसाने वाला होगा इसके ही मामा। आपने पढ़ा था खुसरो किसका बेटा था? मानबाई का बेटा था, और मानबाई का भाई का नाम क्या था? मानसिंह, जो कि आमेर के राजा हुआ करते थे। तो आमेर के राजा मानसिंह तथा अकबर के पालक भाई, मैंने यहाँ पे पालक भाई लिखा होगा, हिंदी में उसको वही बोला जाता है। इसका मतलब है मिर्ज़ा अजीम कोका। ये कौन थे? अकबर के पालक भाई थे, जिनका नाम था मिर्ज़ा अजीम कोका। पालक भाई कहने का मतलब ये इसका देख रेख किया करते थे, तो इसी का बात हम करते हैं। तो मिर्ज़ा अजीम कोका ने इस युद्ध में किसकी मदद की? खुसरो की मदद की थी, खुसरो को बढ़ाया चढ़ाया था। तो आमेर के राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीम कोका, इन दोनों ने क्या किया था? खुसरो को बढ़ाया चढ़ाया था विद्रोह करने के लिए। फिर क्या होता है? खुसरो युद्ध से जाने से पहले सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, जिसके कारण जहांगीर उन्हें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा देता है और खुसरो को भी मार देता है, अपने ही पुत्र का हत्यारा बनता है।
तो इससे आगे पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जानते हैं, क्योंकि आपने वन लाइनर में बहुत याद किया होगा कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आया था। अब थोड़ा जानते हैं क्यों आया था, कैसे आया था, कब आया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज़ से भारत आया था। वो क्यों आया था? ईस्ट इंडिया वहाँ पे क्या था, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, और उस समय रानी एलिजाबेथ थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया था कि इंडिया में वो व्यापार जाके कर सकता है। कहाँ से? ब्रिटेन की रानी से। अब आगे यहाँ पे भारत में अनुमति लेना ज़रूरी हो गया था, तो भारत में अनुमति वो लेने जहांगीर के पास आया था। 1608 ईस्वी में पहला प्रयास कैप्टन हॉकिंस किया था, बट वो सफल नहीं हो सका। उसे ट्रेडिंग सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिली। फिर आगे बात करते हैं 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आया था, और उसने जहांगीर से व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति दी। यहाँ पे जहांगीर ने क्या किया, सर टॉमस रो को अनुमति दे दी। तो कैप्टन हॉकिंस फेल हो गया 1608 ईस्वी में अनुमति लेने में, जबकि सर टॉमस रो वो सफल हो गया यहाँ पे जहांगीर के साथ व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति लेने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं अगला युद्ध या क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस, इतिहासकार कहते हैं कि नूरजहाँ जो थी उसका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था राज दरबार में, वो जो चाहा करती थी वो होता था। तो इसका साक्षात उदाहरण हमको तब मिलता है जब शाही फरमान जो होता था, जो रॉयल ऑर्डर होता था, उस पे किसका हस्ताक्षर होता था? रॉयल ऑर्डर पे नूरजहाँ का हस्ताक्षर हुआ करता था। और सिक्कों पर जो सिक्के जारी किए गए थे जहांगीर के शासनकाल में, उस सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ नूरजहाँ का भी नाम होता था। ये बताता है कि नूरजहाँ राज दरबार के लिए कितना इम्पोर्टेंट थी या उसका कितना दबदबा था। आगे बढ़ते हैं। एक बार तो किसने विद्रोह किया था? खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में, जिसे भैरववाल का युद्ध कहा जाता है। अब हम अगले विद्रोह की बात करते हैं। एक और बेटा जिसको आप जानते ही हैं, खुर्रम शाहजहाँ, इसने भी विद्रोह किया था 1623-24 में। खुर्रम ने विद्रोह किया था किसके विरुद्ध? जहांगीर के विरुद्ध। और उस विद्रोह को किसने दबाया था? जैसा कि आपने पढ़ा था, जहांगीर के 5 पुत्र थे, उसमें से एक कौन था? परवेज। तो ये परवेज जो था वो शाहजहाँ खुर्रम जो था, जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस विद्रोह को जहांगीर के ही दूसरे पुत्र परवेज और जहांगीर का कमांडर, जहांगीर का जो सेनापति था महावत खान, ये दोनों ने दबाया था। आप इसको पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच महावत खान जो कि कमांडर था, जहांगीर का सेनापति था, और जहांगीर का ही एक और बेटा जो परवेज था, उसके बीच एक गहरी दोस्ती हुआ करती थी, जिससे नूरजहाँ को लगता था कि ये राज सिंहासन के लिए ठीक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए नूरजहाँ जो थी वो महावत खान और परवेज के रिश्ते को लेकर चिंतित थी, और इसी से गुस्सा होकर महावत खान ने क्या किया था, 1626 ईस्वी में विद्रोह कर दिया जहांगीर के विरुद्ध। और महावत खान जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी बना लिया था। वो सफल भी हुआ, चूँकि वो सेनापति था तो वो सफल भी हो गया। उसने क्या किया, जहांगीर और नूरजहाँ दोनों को बंदी बना लिया था। बट नूरजहाँ बहुत ही चालाक थी, जैसा कि मैंने आपको बाहर कहा था। उसने क्या किया, नूरजहाँ ने सेना को अपनी तरफ मिला लिया और जहांगीर को लेके वहाँ से फरार हो गई। तो इस तरह से मैंने 3 विद्रोह देखे जहांगीर के शासनकाल में अपने ही लोगों के द्वारा। पहला जो था वो उसका पुत्र खुसरो था, 1606 ईस्वी में भैरववाल का युद्ध, इसमें उसने विद्रोह किया था। दूसरे विद्रोह की बात करते हैं तो 1623-24 में जहांगीर का ही बेटा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, उसने भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। और तीसरा विद्रोह जहांगीर का सेनापति महावत खान ने किया। अब आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर ने कार्य कौन कौन से किए। सबसे पहला कार्य तो वही होगा जो आप जानते हैं, चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। और जहांगीर खुद भी एक बहुत बड़ा पेंटर था। ज़रा पढ़ते हैं, जहांगीर के शासनकाल के मशहूर चित्रकार कौन कौन से थे। ये तो
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानिए इतिहास में जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, और उस स्वर्णयुग में उसके दरबार में कौन कौन से शासक थे, भला ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन सकता है। आप इसी तरह सोचा कीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, और फिर उस क्वेश्चन को फोकस करके आप एग्ज़ाम में जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। हम आगे बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में मशहूर चित्रकार जो थे वो मंसूर थे, बिशनदास और मनोहर। ये तीन किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, और जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी। उसमें उसने लिखा था कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये किसकी कृति है। अब सोचिए इसको चित्रकला पे कितनी पकड़ थी कि इसने ये बात कहा था। आगे बात करते हैं, जहांगीर के ही शासनकाल में तंबाकू की खेती का प्रारंभ हुआ था। इंडिया में तंबाकू की खेती का प्रारंभ जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ था। अब जहांगीर ने 3 टॉम्ब बनवाए, 3 मकबरा बनवाया, जिसमें अपने माता पिता और अपने ससुर का मकबरा बनाया। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो जहांगीर ने अकबर, जो उसके पिता थे, उसका मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाया था। और अकबर का जो टॉम्ब था वो, उसमें क्या होता था? मीनारेट होता था। मीनार आप समझते हैं, जो भी आप जैसे ताजमहल की बात करें तो साइड मेन बिल्डिंग बीच में होता है, और साइड से चारों कोना में आपको दिखेगा कि पिलर जैसा सिर्फ गोल सा एक मीनार टाइप का बना हुआ है, तो वो मीनार होता है। और बात करते हैं अगर बीच के बिल्डिंग की, तो उस बीच के जो बिल्डिंग मेन बिल्डिंग होता है उसके ऊपर जो डोम बना होता है, जो गोल गुंबद जैसा बना होता है, उसे डोम कहते हैं। तो जहांगीर के द्वारा बनाए गए अकबर के मकबरा में एक खासियत था कि अकबर के टॉम्ब में मीनारेट तो थी, मीनारें तो थी, लेकिन डोम्ब नहीं था, मतलब गुंबद नहीं था। और इसने ही अपने माता मरियम उज़ ज़मानी या हरखाबाई, उसका भी या फिर जोधाबाई, तीनों ही नाम था। अब अकबर को देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि इसका नाम ये सब क्यों पड़ा। तो फिर द टॉम्ब ऑफ द मरियम उज़ ज़मानी ये भी बनाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो अपनी माता और पिता दोनों का टॉम्ब किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। कहाँ बनाया था? सिकंदरा में बनवाया था। सिकंदरा कहाँ पे है? आगरा में है। अब बात करते हैं द टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दौला या मिर्ज़ा गियास बेग। अभी आपने इत्माद उद दौला पढ़ा था। इत्माद उद दौला कौन थे? मेहरुनिशा के कौन थे? पिता थे, मतलब जहांगीर के कौन हो गए? ससुर हो गए। तो अपने ससुर इत्माद उद दौला या फिर मिर्ज़ा गियास बेग का बिल्डिंग, इसका भी मकबरा कहाँ बनाया था? यमुना नदी के किनारे बनाया था। इसमें एक ईरानियन आर्ट आता है, पूछा जाता है, प्योत्रा द्योरा करके आता है। मैंने यहाँ पित्रोदा लिख दिया है, तो आप उसे देख लीजिए। प्योत्रा दौरा करके एक आर्ट आता है, जो कला आता है। और इस कला में मेनली होता क्या था कि जो आपका बिल्डिंग का जो गेट होता था उसके चारों साइड रत्न जड़े होते थे, तो इसे ही प्योत्रा द्योरा कला कहा जाता था। और इसमें आपको मैंने अकबर के टॉम्ब का खासियत बताया कि उसमें जो थी मीनारेट तो थी, परंतु टॉम्ब नहीं था, गुंबद नहीं था। मीनारेट तो थी लेकिन गुंबद नहीं था। वैसे ही इत्माद दौला का जो टॉम्ब बनाया गया अकबर के द्वारा, उसमें क्या खासियत थी? उसमें प्योत्रा द्योरा कला का इस्तेमाल किया गया था। ये कला क्या होता है कि बिल्डिंग के जो गेट होते थे, मेन एंट्रेंस होते थे, उस सब के बाहर रत्न जड़े होते थे। ये कला का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते होंगे अकबर, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अकबर के गुरु तो शेख सलीम चिश्ती थे, बट अकबर का बचपन बैरम खान के साथ बीता था। तो अकबर उन्हें भी गुरु के ही रूप में अपने पिता तुल्य समझता था। किसको? बैरम खान को। अब वही होता है, अकबर का पुत्र जहांगीर और बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना, ये आपस में गुरु शिष्य हो जाते हैं। मतलब जहांगीर के गुरु कौन हुए? अब्दुल रहीम खाना। आपको याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया, और ये सही भी है। और आप इसको समझिए ज़रा कि अकबर जो था वो बैरम खान को अपना गुरु मानता था, और जहांगीर बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाना को अपना गुरु मानता था। अब फिर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं मानता था बोल रहा हूँ, गुरु थे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती थे। आगे बढ़ते हैं। अब
ये तो आप पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जुंटा गुट। एक जुंटा गुट हुआ करता था। ये जुंटा गुट किसने बनाया था? नूर जहाँ ने या नूर महल ने या मेहरुनिसा ने ये जुंटा गुट का निर्माण किया था। अब इस गुट में कौन कौन सी थी, यही तो उसकी चालाकी थी। ये जुंटा गुट हुआ करता था जो शासन में भी मतलब सहयोग देने के लिए होता था। और यहाँ पे एक जुंटा गुट का जब हम बात करते हैं तो उसमें नूर जहाँ के ही फैमिली के, नूर जहाँ के मायके के ही सारे लोग हुआ करते थे, जिसमें नूर जहाँ के पिता एतमाउद्दौला, उसकी माता अस्मत बेगम, उसके भाई आसिफ खान और उसका अपने पुत्र, उसका पुत्र नूरजहाँ का तो ये पुत्र नहीं था खुर्रम, ये तो जगत गोसाई का पुत्र था। क्योंकि खुर्रम से उसके घर का रिश्ता हो गया था, क्योंकि अपनी भतीजी का शादी, मुमताज़ महल का शादी किससे करवाया गया था? खुर्रम से। तो खुर्रम भी इसका सदस्य हुआ करता था और ख़ुद नूरजहाँ। तो जुंटा गुट जो कि शासन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी बनाया गया था। तो उसमें कौन कौन से आदमी थे? नूरजहाँ के पिता एतमाउद्दौला, उसकी माता अस्मत बेगम और उसके भाई आसिफ खान और उसके पुत्र खुर्रम और ख़ुद नूरजहाँ हुआ करती थी। अब थोड़ा अस्मत बेगम के बारे में जानते हैं। आज आप जो इत्र लगाते हैं, जो परफ्यूम बहुत सारा लेते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम को भर दिन आप लगा के ही बाहर निकलते हैं। जब आप मिलने जाते हैं बाहर तो आप परफ्यूम लगा के ही ऑब्वियसली निकलते हैं। तो फिर वो परफ्यूम बना कहाँ से? वो परफ्यूम पहली बार अस्मत बेगम ने ही बनाया, जिसने फूलों से इत्र बनाने की प्रथा को चालू किया। फूल आप जानते हैं वो किससे बनता है? कोई भी परफ्यूम किससे बनता है? फूलों से बनता है। तो गुलाब से इत्र बनाने की का जो शुरुआत था वो सबसे पहले अस्मत बेगम ने ही किया था। अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। इसके जहांगीर के जीवन में दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो सबसे अलग था, एक चित्रकला का विकास और एक जो था ये न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर इसने बनाया था जिसमें कोई भी आदमी उस जंजीर को खटखटा सकता था और राज दरबार तक पहुंच सकता था। ये जंजीर शाहजहाँ ने सोने की बनवाई थी। ये जो आगरे के किले शाह बुर्ज से लेकर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? आगरे के किले शाह बुर्ज से लेकर यमुना तट पर पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। यमुना तट से लेकर आगरा के किले तक ये एक जंजीर बनाई गई थी जो न्याय की जंजीर कहा जाता है। उसको किसी को भी अगर प्रॉब्लम था तो वो जंजीर खटखटा सकता था, जिससे जहांगीर से उसको हेल्प मिलता था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने निस्सार कॉइन चलवाया था। पूछा जाता है निस्सार कॉइन किस मुग़ल शासक ने चलवाया था? तो ये जहांगीर ने चलवाया था। अब बात करते हैं अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। अब अबुल फजल थे कौन? तो आप अकबर में पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे और जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा का रचना किया था। तो अबुल फजल ने किस किस चीज़ का रचना किया था? आईने अकबरी और अकबरनामा का रचना किया था। और जहांगीर ने उसे क्या कर दिया था? मरवा दिया था। और कहा जाता है कि अकबर जब ज़िंदा थे तभी ये काम हुआ था, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि जब तक ये ज़िंदा रहेगा अबुल फजल मुझे गद्दी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जहांगीर ने उसे खुद नहीं मारा, क्योंकि वो अकबर का चहेता था अबुल फजल, इसीलिए उसने खुद नहीं मारा। उसने एक आदमी के द्वारा हत्या करवा दी। बीर सिंह बुंदेला के हाथों जहांगीर की हत्या बीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी। किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। और अब याद कर लीजिए, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने किसकी रचना की थी? आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया एक किताब था जिसे तुजूक-ए-जहांगीरी कहा जाता है और ये अपनी आत्मकथा ही थी, उसकी आत्मकथा ही थी तुजूक-ए-जहांगीरी, जिसमें और इसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मोतबिंद खान को। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर की आत्मकथा जो थी तुजूक-ए-जहांगीरी, इसको किसने पूरा किया था? तो मोतबिंद खान ने पूरा किया था। अब आगे बात करते हैं 1627 ईस्वी में अत्यधिक मदिरा सेवन करने के कारण जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गया और उसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में एक जगह है शहादरा, जहाँ पे यमुना नदी के किनारे
दफनाया गया। किसे दफनाया गया? जहांगीर को। कब दफनाया गया? 1627 ईस्वी में। और मौत कैसे हुई ये तो आप जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि ये अपने राजपाट बढ़ाने में, शासन में, सब पे कम ध्यान दिया करता था जहांगीर। और ये अपने मतलब खुल के जीने वाला इंसान था, अपनी ही मस्ती में जिया करता था। मतलब राजा रानियों के साथ रहता था, शराब पीता था, इस तरह से वो अपने ही मज़े में जिया करता था। हालांकि ठीक था, बट इसने सैन्य अभियान ज़्यादा नहीं किए, ज़्यादा राजपाट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को चित्रकला में। अब सोचिए, चित्रकला जो एक चित्रकार है वो कैसे ज़िंदगी जिएगा। तो वो एक अच्छे सेना को नहीं सुदृढ़ कर पाया, अपने राज्य को नहीं ज़्यादा विस्तार कर पाया, बट फिर भी जो भी था अच्छा ही था, क्योंकि उसने इंडिया पे राज्य किया। तो 1627 ईस्वी में अत्यधिक वाइन के उपयोग करने के कारण किसकी मौत हो गई? जहांगीर की मौत हो गई, और उसे शहादरा, जो कि लाहौर में यमुना नदी के किनारे पे दफनाया गया। अब हम आगे बात करते हैं खुर्रम की। राजकुमार खुर्रम, या फिर आगे चल के शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल कब हुआ? 1628 से 1658। कहीं कहीं ये 1627 से भी लिखा रहता है, तो अब दोनों ही सही है, क्योंकि इसका राज्याभिषेक 28 में होता है, इसलिए मैंने 28 से लिखा है। आगे बढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहाँ का जन्म आप पढ़ ही चुके हैं जहांगीर में। किससे हुआ था? जगत गोसाई इसकी माता थी। राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई इसकी माता थी। और इसका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसके शादी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि जहांगीर की जो एक पत्नी थी, मतलब इसकी जो माता थी मेहरू निशा जो इसकी माता थी, उसके थ्रू मेहरू निशा जो इसकी माता थी, उसके ही भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ किसका शादी हुआ था? शाहजहाँ का शादी हुआ था, जिस अर्जुमंद बानो बेगम को आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है 1611 ईस्वी में। अब आप जानते ही हैं, ये तो सारा चीज़ लिखा हुआ है। 1611 ईस्वी में इसका शादी हुआ। अब बात करते हैं इसके अभियानों की। तो ये थोड़ा था, मतलब जहांगीर कुछ नहीं कर पाया था, बट जहांगीर को अपने पुत्र खुर्रम पे बहुत विश्वास था, क्योंकि इसने वैसे वैसे साम्राज्य को जीता था जो मुग़लों ने नहीं जीत पाया था। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हम बात करते हैं मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के शासक। आप बहुत ही फेमस नाम पढ़े होंगे, महाराणा प्रताप। अकबर भी उनको हराया ही, लेकिन राज्य को नहीं मिला पाया। उसके ही पुत्र महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप जो थे, उसके ही पुत्र अमर सिंह को इसने क्या किया? 1614 ईस्वी में हराया और उन्हें संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मतलब यहीं पे मैंने, आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखा है हिंदी में, बहुत प्रयासों के बाद मुग़लों के द्वारा मेवाड़ के राजा अमर सिंह को 1614 ईस्वी में हराया गया। अब सोचिए, अकबर ने भी कोशिश किया, जहांगीर ने भी कोशिश किया, लास्ट में शाहजहाँ ने इसे मिला लिया। कब? 1614 ईस्वी में। अभी मैं जो भी चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1627-28 से इसका राज्यकाल चालू होता है। अभी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन 1627 से पहले पढ़ूंगा, उस समय तक समझिए कि अकबर जिंदा है, और जहांगीर जिंदा है और शाहजहाँ ये सब काम कर रहा है। तो 1616 ईस्वी में खुर्रम अपने साउथ मिशन पे जाता है, दक्षिण भारत के अभियान पे जाता है, और वहाँ पे वो अहमदनगर को जीतता है। और इसी विजय के कारण, जहांगीर तो जिंदा ही था उस समय, 1616 ईस्वी में ये दक्षिण अभियान पे जाता है। कौन? राजकुमार खुर्रम। और वो किसको जीतता है? अहमदनगर को जीतता है। और इस खुशी में जहांगीर ने उसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी। अब शाहजहाँ की बात करते हैं, और क्या क्या जीता था शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने, अब इसका नाम खुर्रम से हम शाहजहाँ बोलेंगे, तो शाहजहाँ अब क्या क्या जीतता है? पहला अहमदनगर को जीतता है, दूसरा बीजापुर को जीतता है, और तीसरा गोलकुंडा को जीतता है। मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। गोलकुंडा जो है वो किसको हरा के जीता?
तो गोलकुंडा को जो जीता था वो अब्दुल्लाह कुतुब शाह को हरा के, अब्दुल्लाह कुतुब शाह वहाँ के शासक थे, उसको हरा करके जीता था। बाद में अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने अपनी बेटी का विवाह औरंगजेब के बेटे मोहम्मद से किया था। आगे का आप पढ़ ही चुके हैं। यही 1623-24 में क्या करता है, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, जो कि मैंने जहांगीर में भी आपको पढ़ाया और यहाँ पर भी मैंने लिखा है 1623-24 में, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट घटना है। शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध में क्या करता है, विद्रोह करता है, और उसके विद्रोह को परवेज़, जो कि जहांगीर का दूसरा बेटा होता है, उसने और महाबत खान ने दबाया था। आगे बात करते हैं शाहजहाँ के शासनकाल को। जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, वैसे ही शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब स्थापत्य कला मतलब आप समझ ही रहे होंगे, आर्किटेक्चर। बहुत सारे बिल्डिंग का जो निर्माण था वो सब किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो अब इसके बिल्डिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन किसने बनवाया, कहाँ पे बना। तो इसकी एक पुत्री थी जहांआरा, उसके भी बारे में बात करेंगे और शाहजहाँ के भी बारे में हम बात करते हैं। तो शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली में एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या था, शाहजहानाबाद। तो शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक शहर बसाया था। फिर आगे बात करते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहानाबाद शहर कौन बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसी लाल किला में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया गया, जैसे दीवान ए खास, दीवान ए आम, शाह बुर्ज, खास महल, मोती मस्जिद, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। कहाँ करवाया था, दिल्ली के लाल किले में करवाया था। आप याद रखिए, दीवान खास वो जगह था जहाँ पे मयूर सिंहासन रखा होता था। मैं इसी में बताऊंगा शाहजहाँ में मयूर सिंहासन का भी निर्माण हुआ था। और इसी दीवान खास में, दिल्ली के लाल किला में शाहजहाँ के द्वारा दीवान खास में मयूर सिंहासन रखा है। दीवान खास जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए होता था और ये प्राइवेट राज दरबार के लोगों के लिए हुआ करता था। दीवान आम जो सबके लिए ओपन रहता था। शाह बुर्ज के भी बारे में आप आगे पढ़ेंगे। खास महल और मोती मस्जिद, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। वैसे ही जामा मस्जिद के बारे में दो तरह, मोती मस्जिद एक आगरा में भी है और एक दिल्ली के लाल किले में भी है। वैसे ही एक जो है जामा मस्जिद वो दिल्ली में भी है और एक जामा मस्जिद आगरा में भी है। तो हम बात करते हैं शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पे करवाया था, दिल्ली में करवाया था। तो दिल्ली में जो भी चीज़ हुआ वो सब शाहजहाँ ने करवाया, जैसे कि जामा मस्जिद, जैसे कि शाहजहानाबाद शहर, जैसे कि लाल किला, और लाल किला का मोती मस्जिद रहे या खास महल रहे या शाह बुर्ज रहे, दीवान आम रहे या दीवान खास रहे, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रहा होगा। अब शाहजहाँ ने सबसे बड़ा चीज़ क्या बनवाया था, ताजमहल, जो कि आप जानते ही हैं और ये हर एक आदमी जानता है। अपनी ही बेगम मुमताज़ महल की याद में कहाँ के, मकराना के संगमरमर से, कैसे संगमरमर से, उजले संगमरमर से, मकराना के उजले संगमरमर से अपनी ही पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसने शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। और शाहजहाँ, यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ये थे वास्तुकार। वास्तुकार कहने का मतलब जो आर्किटेक्चर होता है, जो उसको बनाने का काम करता है। अब फिर एक नाम आता है ईसा खान, ये भी ताजमहल से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन थे, अब सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ठेकेदार कहिए आप, जिसके देख रेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने मकराना के उजले संगमरमर से ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। याद कर लीजिए, इसके वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, और इस उस्ताद ईसा खान की देखरेख में ताजमहल बनवाया गया था। अब बात करते हैं शाहजहाँ की बेटी की। शाहजहाँ की एक बेटी थी जो जहांआरा थी, और इसके बारे में मैं बता दूं, इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहाँ इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी पत्नी के मरने के बाद, और वो भी
बहुत ज़्यादा राजकाज में हेल्प करती थी शाहजहाँ को। इवन जो शाही डिनर होता था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बनता था, मैं एक बस बता रहा हूँ कहानी के लिए। शाही डिनर जो बनता था उसमें जब तक जहाँ आरा के परमिशन के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बनता था। तो इस तरह से इसका मतलब बहुत ज़्यादा पत्नी के मरने के बाद जहाँ आरा ने शाहजहाँ का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो वही उसकी बेटी जो थी जहाँ आरा, उसने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और दिल्ली में चांदनी चौक का प्रारूप बनाया था। तो मैंने बताया था दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ खुद करवाया था, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने करवाया था। आज जो दिल्ली में आप चांदनी चौक पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस जगह है चांदनी चौक, तो उस चांदनी चौक पे उसका प्रारूप, उसका जो ढांचा था किस तरह से होगा, ये किसने बनवाया था, जहां आरा ने बनवाया था। आगे बात करते हैं तख्त ए ताऊस की। तख्त ए ताऊस या इसे ही पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। और इसमें ही कोहिनूर हीरा का कहानी आप सुने होंगे, जो कि ब्रिटेन में चला गया। अब उसी कोहिनूर हीरा किस में लगा हुआ था, पीकॉक थ्रोन या तख्त ताउस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पहला शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पे बैठा, तो भला जो बनाया होगा वही बैठा होगा, तो शाहजहाँ। अगर बात करते हैं लास्ट रूलर कौन था जो पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन या तख्त ताउस पे बैठा, तो वो कौन था, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। आगे आता है मोहम्मद शाह रंगीला, या उसका ही दूसरा नाम होता है रोशन अख्तर। आप नाम याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या करता है, जो फेमस नाम होता है वो नहीं देता है। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला नहीं देगा ऑप्शन में आपको रोशन अख्तर दे देगा, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि किसको टिक आउट करूं। जबकि आपको पता रहेगा कि लास्ट रूलर जो था, जबकि आपको पता रहेगा कि लास्ट रूलर जो था मयूर सिंहासन पे बैठने वाला, वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। अब एक आक्रमण की बात करते हैं। इसी मोहम्मद शाह की रंगीला के शासनकाल में एक ईरानियन नादिर शाह यहाँ पे अटैक करता है। कब, 1739 ईस्वी में, और उस पीकॉक थ्रोन को लूट के चला जाता है। अब भला लूट के ही चला गया तो वही ना अंतिम शासक होगा। तो ये 1739 ईस्वी में किसके शासनकाल में, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कौन आता है, नादिर शाह आता है, और वो पीकॉक सिंहासन को लूट के, मयूर सिंहासन को लूट के चला जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। नादिर शाह को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। अब इसने और भी क्या क्या काम करवाए थे हम पढ़ते हैं। शाहजहाँ ने मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। इवन पुराने मंदिर को बर्बाद करने का आदेश दिया था। और इसने तो गिरजाघर, जो कि आगरा का गिरजाघर था, उसको भी नहीं छोड़ा था, उसे भी इसने नष्ट किया। इसने हिंदू लड़के तथा मुस्लिम लड़की के विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया था। कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। ये किसका कहना था, शाहजहाँ का कहना था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद फ़कीर एंड मीर हासिम, ये तो पूछा जाता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में जैसे मंसूर और मनोहर, ये सब किसके दरबार में पेंटर थे, जहांगीर के दरबार में पेंटर थे। वैसे ही शाहजहाँ के दरबार में जो पेंटर हुआ करते थे उनका नाम क्या था, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। ये दोनों ही शाहजहाँ के दरबार में पेंटर हुआ करते थे। तो आप देख रहे हैं दोनों को, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे बात करते हैं। संस्कृत भाषा के दो विद्वान भी थे, वंशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा। ये दोनों भी शाहजहाँ के दरबार में थे। आप सिर्फ इस सब को वन लाइनर टाइप में याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। वंशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा, ये दोनों संस्कृत भाषा के विद्वान थे और शाहजहाँ के दरबार में थे। आगे बात करते हैं। जगन्नाथ को शाहजहाँ ने महाकविराय की उपाधि दिया था और लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दिया था। गुण समंदर तो बहुत बार पूछा भी गया है। शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी, तो लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। और महाकविराय की उपाधि किसे दी थी, जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि दी थी। अब हम कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करते हैं जो
शाहजहाँ के शासनकाल में आया। जैसे जैसे आपने पढ़ा था फॉरेन ट्रेवलर्स, बाहरी आदमी कौन कौन आया था जहांगीर के शासनकाल में? कैप्टन हॉकिंस और कौन आया था? सर टॉमस रो। वैसे ही यहाँ पे 4 आदमी आए थे। मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। बर्नियर जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, किसके शासनकाल में आया था? बर्नियर ट्रेवर्नियर। अच्छा पहले चारों का नाम जान लेते हैं। बर्नियर, ट्रेवर्नियर, निकोलाओ मानुची और पीटर मुंडी। सबका नाम थोड़ा अजीब है बट आप देख लीजिए। बर्नियर, ट्रेवर्नियर, निकोलाओ मानुची और पीटर बुंडी। अब एक एक करके जानते हैं। पहला जो था बर्नियर, वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और इसके शासनकाल में भारत आया था। दूसरा ट्रेवर्नियर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसने बहुत बार ये इंडिया आया। और आज जो रत्न जड़ित सिंहासन की बात होती है, मयूर सिंहासन, वो सब इसी के इन्फ्लुएंस से। ये एक जौहरी था। ये कौन था? एक फ्रांसीसी जौहरी था। जौहरी क्या होता है आप जानते हैं? जो सोने की परख करता है, जो हीरे का व्यापार करता है, वो क्या होता है? जौहरी होता है। तो ट्रेवर्नियर एक जौहरी था जबकि बर्नियर एक चिकित्सक था। ये दोनों ही किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहाँ के शासनकाल में इंडिया आए थे। आगे बात करते हैं निकोलस मानुची की। तो ये एक आर्टिलरी मैन था। आर्टिलरी मैन का कहने का मतलब था, तो 1656 ईस्वी में से इसने दारा शिकोह, जो कि किसका पुत्र था? शाहजहाँ का पुत्र था। और आगे पढ़ेंगे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, इस सब के बारे में। ये सब किसका पुत्र था? शाहजहाँ का ही पुत्र था। तो उसी दारा शिकोह के आर्मी में सूरत में सबसे पहले काम करना प्रारंभ किया था। 1656 ईस्वी में तोप चलाने का काम प्रारंभ किया था। ये कौन था? निकोलाओ मानुची। आगे बात करते हैं पीटर मुंडी की। पीटर मुंडी जो कि ब्रिटेन से भारत में आया था और इसने एक उल्लेख किया है अपने बुक में कि इसे कह सकते हैं एक ट्रैवलर ही था। और ये इसने अकाल का वर्णन किया है, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो अकाल हुआ करता था उसका डिटेल में वर्णन किया है। तो मैं फिर से एक बार समअप करता हूँ। 4 आए। बर्नियर जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। ट्रेवर्नियर जो कि एक जौहरी था, वो भी भारत आया। उसके बाद बात करते हैं निकोलाओ मानुची। ये जो था एक तोप चलाने वाला था। शाहजहाँ के ही बेटे, क्या नाम था उसका? दारा शिकोह, उसके ही आर्मी में वो तोप चलाने का काम किया करता था। आगे बात करते हैं पीटर मुंडी की। तो पीटर मुंडी एक ट्रैवलर था जो जहांगीर के शासनकाल में अकाल का वर्णन करता है। अब वही पढ़ेंगे हम। जहांगीर के कितने बेटे थे? शाहजहाँ के कितने बेटे थे? जहांगीर के तो 5 बेटे थे और शाहजहाँ के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। जैसा कि आप जानते हैं इसमें से औरंगजेब जो था वो क्या किया था? वो अगला मुग़ल बादशाह बना था। तो शाहजहाँ के 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखने का मूड बना चुके होंगे। और आप पूरा देखिए ही, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इसी तरह बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस 4 बेटे को आपने जान लिया। अब क्या होता है? 1657 ईस्वी में जहांगीर बीमार पड़ जाता है। क्योंकि ये मरता कब है? मरता तो बहुत लेट है। वैसे बोला जाता है कि 1658। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, देखिए 1657 ईस्वी में जहांगीर शाहजहाँ क्या होता है? बीमार पड़ जाता है और उसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। बैटल ऑफ सक्सेशन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ सक्सेशन बहुत ही फेमस है। शाहजहाँ के बेटों में बैटल ऑफ सक्सेशन होता है, लड़ाई होता है। किस चीज़ के लिए? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होता है। और इसमें से जहांगीर ने क्या किया था? शाहजहाँ ने, सॉरी मैं बार बार जहांगीर बोल देता हूँ। शाहजहाँ ने क्या किया था कि शाहजहाँ जब बीमार पड़ा था तो उसने अपने बेटा दारा शिकोह, बड़े बेटे, ये ज्येष्ठ पुत्र था किसका? शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उसे शाह बुलंद की उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि शाहजहाँ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? अपने ही बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उसे किसकी उपाधि दी थी? शाह बुलंद की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1658 ईस्वी में इसी बैटल ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं। इसमें युद्ध होता है, बैटल ऑफ धर्मट। पूछा जाता है बैटल ऑफ धर्मट किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ। और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये 4 युद्ध हुए हैं उत्तराधिकार का, 4 इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं। बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ खाजवा और बैटल ऑफ देवराय। ये 4 देवराई का युद्ध, ये 4 युद्ध हुए हैं। इन चारों युद्ध में औरंगज़ेब तो एक रहेगा ही और औरंगज़ेब ही विजयी होगा, बाकी उसके भाई बदलते रहे हैं। बदलते क्या मतलब 3 में वही रहे। आप देखिए एक एक करके। तो 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है। तो 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच किसका युद्ध होता है? धर्मट का युद्ध होता है। फिर बात करते हैं 1658 ईस्वी में बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है, जो किसके किसके बीच होता है? फिर से दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में होता है। और तीसरा 1659 ईस्वी में खाजवा का युद्ध होता है। और ये मैं बता दूं, धर्मट जो है वो एमपी में है, सामूगढ़ जो है वो यूपी में है, और खाजवा का जो युद्ध होता है वो बिहार में है। और इसमें प्रतिद्वंदी बदल जाता है औरंगज़ेब का प्रतिद्वंदी सूजा हो जाता है, शाह सूजा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। 1659 ईस्वी में खाजवा का युद्ध होता है। और चौथा जो युद्ध होता है वो होता है 1659 ईस्वी में ही फिर से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, द्वारा शिकोह लिखा गया है, दारा शिकोह होगा, जबकि इंग्लिश में सही है, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक आ गया। 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध होता है। और इस देवराय के युद्ध में औरंगज़ेब तथा दारा शिकोह के बीच में होता है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये जो युद्ध हुआ था ये औरंगज़ेब और दारा शिकोह के ही बीच में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो शाह सूजा और खाजवा का युद्ध जो बिहार में लड़ा गया था वो शाह सूजा और औरंगज़ेब के बीच में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इन सब युद्ध में कौन विजयी हुआ? औरंगज़ेब ही विजयी हुआ था। तो अब औरंगज़ेब क्या करता है कि 5 जून 1658 ईस्वी को अपने ही पिता शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। और आगरा का एक जगह था मस्मान बुर्ज उसमें रखता है। किसको? अपने ही पिता शाहजहाँ को मस्मान बुर्ज में रखता है। 5 जून 1658 ईस्वी को औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाया और आगरा के मस्मान बुर्ज में रखा। आगे बढ़ते हैं। लास्टली मृत्यु कब होती है? 1666 ईस्वी में। अच्छा, आपको थोड़ा ट्विस्ट नहीं लग रहा है? हर एक एम्पायर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें एम्पायर जो भी था, मुग़ल वंश का एम्पायर मरता था, उसका बेटा गद्दी पे आता था। यहाँ पे शाहजहाँ जिंदा ही है और औरंगज़ेब गद्दी पे आ गया 1658 में ही, क्योंकि वो उसे कैद खाने में रख दिया था। कहाँ पे रख दिया था? बंदी बना के आगरा के मस्मान बुर्ज कैद खाने में 58 ईस्वी में ही रखा था। और 58 ईस्वी में खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो उसकी मौत कब हुई शाहजहाँ की? तो शाहजहाँ की मौत परे 58 से लेकर 66 तक वो किसी तरह ज़िंदा रहा। और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। अब सोच लीजिए, औरंगज़ेब का स्टार्ट करने से पहले इसकी क्रूरता आ गई कि ये कितना क्रूर था, जो अपने ही पिता को इतना साल तक बंदी बना के रखा। तो जैसा कि मैंने बताया, औरंगज़ेब बहुत ही क्रूर शासक था। हालांकि मैं बात करूं तो इसके ही सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक या ये सब जो हुआ करते थे वो हिंदू थे, ये कट्टर भी था। तो इसका बात करते हैं। पहले औरंगज़ेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को जन्म हुआ था। और इसका चाइल्डहुड कहाँ पे बीता? हाँ, मैंने वहाँ पे बताया था, इसके नूरजहाँ जो थी उसके ही साथ इसका चाइल्डहुड जो था वो बीता था। अब इसे क्या कहा जाता था? इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। शाही दरवेश, जिसका मतलब होता है, शाही दरवेश का मीनिंग होता है फ़कीर, और जिंदा पीर, ये इसे 2 चीज़ का उपाधि दिया गया था। क्या कहा जाता था? शाही दरवेश और जिंदा पीर, मतलब एक संत के रूप में इसको बोला जाता था। जिंदा पीर का भी मतलब एक संत ही होता है और शाही दरवेश का भी मतलब एक फ़कीर ही होता है। तो पूछा जाता है, जिंदा पीर इतिहास में किस मुग़ल बादशाह को कहा गया? तो औरंगज़ेब को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। औरंगज़ेब का विवाह किससे होता है? दिलरास बानो बेगम।
और राबिया उद दौरानी। मैंने यहाँ पे दोनों नाम आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, ज़्यादातर आपको दिलदास बानो बेगम ही मिलेगा, बट मैं जब आपको बीबी का मकबरा बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा राबिया उद दौरानी। इसी दिलदास बानो बेगम का नाम किस में बदल जाता है, राबिया उद दौरानी में बदल जाता है। मतलब मरने के बाद इसका नाम चेंज हो गया, राबिया उद दौरानी रखा गया। इसका मतलब होता है रबिया ऑफ द एज, ठीक है, रबिया ऑफ द एज। अगर इंग्लिश में बात करें राबिया उद दौरानी की बात, वो नाम आ जाता है। अब इसका जन्म हुआ कब था, औरंगजेब का विवाह कब हुआ था, 1637 ईस्वी में दिलदास बानो बेगम के साथ हुआ था। अब औरंगजेब के गुरु कौन थे, मैंने पढ़ा, शाहजहाँ, एक बार सम अप करते हैं। अकबर के गुरु कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। उसके पुत्र जहांगीर के गुरु कौन थे, आपने वहाँ पे पढ़ा था, बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाना। अब हम बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के गुरु कौन थे, पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। अब औरंगजेब के महत्वपूर्ण कार्य, अब ये महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा, इसने तो सब चीज़ बंद ही करवाया। इसका नाम तो बंद करने वाला शासक रखना चाहिए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे प्रथाओं पे, हर एक चीज़ पे इसने रोक ही लगाया। बढ़ते हैं आगे। औरंगजेब खुद ही एक अच्छा वीणा वादक था। ये तो बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलें ट्विस्ट है, मतलब कन्फ्यूजन है। वो खुद एक बड़ा वीणा वादक, इतिहासकार कहते हैं कि वो खुद एक वीणा वादक था औरंगजेब, बट फिर भी उसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दिया था। संगीतज्ञ और संगीत पर दरबार में रोक लगा दिया था, पता नहीं क्या था। आगे बढ़ते हैं। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुरम प्रारंभ किया। अब मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, अकबर में मैंने बताया था कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और जजिया कर क्या होता है आप उस वीडियो में देखिए। जो गैर मुस्लिम पे लगता है उसी को जजिया कर, जो टैक्स गैर मुस्लिम पर लगता था उसको जजिया कर कहा जाता है। वहाँ पे मैंने दो चीज़ एक्सप्लेन किया था, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। आगे बढ़ते हैं। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम फेस्टिवल, आप अगर मुस्लिम हो गए तो आप जानते होंगे मुहर्रम फेस्टिवल क्या होता है, जिसमें तजिया निकाला जाता है, तो वो जो है उसको बैन कर किया था 1669 ईस्वी में। किसने, औरंगजेब ने मुहर्रम फेस्टिवल को बैन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा पर रोक लगाई थी। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, ये रटने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ज़रा समझिए झरोखा दर्शन क्या होता था। मुग़ल साम्राज्य में एक प्रथा चालू हो गई थी झरोखा दर्शन का, और झरोखा दर्शन में क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे वो सुबह के टाइम में और अपने जनता से सीधे बात करते थे। दरबार होने से पहले वो जनता से सीधे बात करते थे, बालकोनी में आकर वो सीधा का सीधा जनता से इंटरेक्ट करते थे, उनसे बात करते थे, उनको अपना दर्शन दिया करते थे। और इसमें झरोखा दर्शन में पत्नी भी शायद साथ होती थी, तो वो झरोखा दर्शन कहलाता है। फिर जानते हैं तुलादान प्रथा की। तुलादान प्रथा क्या होता है, तुलादान प्रथा भी ये तो अपने भी राजा महाराजाओं में चालू था। तुलादान प्रथा हुआ करता था कि जो भी राजा है वो एक तराजू के एक पलड़े पे बैठेगा और दूसरे पलड़े पे सोना हो या फिर अनाज हो, जितना उसका भार है उतना तौल के अनाज सोना वो सब चीज़ को अपने ही जनता के बीच में बांटने का प्रथा जो था ये तुलादान प्रथा कहलाता था। तो औरंगजेब ने लगभग सब चीज़ बैन ही किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीछे देखिए, संगीत को बैन किया, जजिया कर को बैन किया, जजिया कर को चालू किया, जजिया कर को पुनः चालू किया, मुहर्रम पर बैन लगाया, झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को रोक दिया, नवरोज़ फेस्टिवल, अब नवरोज़ फेस्टिवल जो था उसको भी रोक लगाया था। और ये मेहरुन्निसा का जो कहानी है ना, वो शायद नवरोज़ फेस्टिवल में ही किससे मिली थी, जहांगीर से मिली थी। और ये नवरोज़ फेस्टिवल में ही वो जहांगीर से मिली थी, जिसके बाद उससे शादी करने का मन बना लेता है जहांगीर। और मेहरुन्निसा जो नूर महल या नूर जहां के नाम से जानी जाती है, ये एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो उस पर भी बैन लगाया था 1689 ईस्वी में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने एक नाम सुना होगा बीबी का मकबरा, याद किया होगा, बहुत मेहनत से याद किया होगा। कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। कहाँ पे है,
महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। ज़रा अभी जानिए उसके बारे में, वो किसकी याद में बनाया गया और कब बनाया गया। 1689 ईस्वी में अपनी ही पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया गया। आपको ऑप्शन में रबिया उद दौरानी भी रह सकता है, क्योंकि अब ये मर चुकी है तो इसका नाम मरने के बाद राबिया ऑफ द एज या राबिया उद दौरानी इसका नाम रखा गया। और इसे सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? ये जो राबिया उद दौरानी का जो मेमोरियल था, जो कि बीबी का मकबरा कहा जाता है, सेकंड ताजमहल कहा जाता है, और साउथ इंडिया का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, या फिर ताज की फूहर नकल भी कहा जाता है। ये सारा का सारा चीज़ किसने बनवाया था? औरंगज़ेब ने बनवाया था अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम की याद में। इसने बस कॉपी किया था किसका? अपने पिता शाहजहाँ का। और इसके ही पुत्र इस पूरे कार्य को किसके देखरेख में किया गया? मतलब जैसे बात करें शाहजहाँ में, मैंने बताया था ताजमहल किसके देखरेख में बनाया गया था? उस्ताद ईसा खान की देखरेख में बनाया गया था। सेकंड ताजमहल या बीबी का मकबरा किसकी देखरेख में बनाया गया था? औरंगज़ेब के पुत्र आजम शाह की देखरेख में बनाया गया था। आप हिंदी में भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस चीज़ को लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ लीजिए। मोती मस्जिद और बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगज़ेब ने करवाया था। मोती मस्जिद और बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगज़ेब ने करवाया था। अब हम बात करते हैं आगे इम्पोर्टेंट बैटल। इसके समय में कुछ इम्पोर्टेंट बैटल होते हैं और उस बैटल की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मीर जुमला की। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, मीर जुमला, जो कि औरंगज़ेब के समय में कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? बंगाल का गवर्नर था। बंगाल मतलब पूर्वी भारत का अभियान ये होगा। तो वहाँ पे गवर्नर कौन था? मीर जुमला था। और मीर जुमला और असम के अहोम जनजाति के बीच में एक झड़प होता है, एक टकराव होता है। इस टकराव में मीर जुमला मारा जाता है। आप समझ रहे होंगे, मीर जुमला बंगाल का गवर्नर था औरंगज़ेब के समय में, और औरंगज़ेब ने ही उसको अपॉइंट किया था। और अहोम जनजाति जो असम का एक ट्राइबल होता है, जो एक जनजाति होती है वहाँ की, आदिवासी होती है, उसका झगड़ा हुआ था मीर जुमला के साथ। और उस युद्ध में, उस झड़प में मीर जुमला मारा जाता है। तो कोई ना कोई फिर तो बनेगा। तो अब एक नाम याद रखिएगा, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान औरंगज़ेब के मतलब इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शाइस्ता खान जो है ये बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब शाइस्ता खान के बारे में मैं एक बात और बता दूं, शाइस्ता खान एक जगह और गवर्नर नियुक्त होता है, दक्कन का गवर्नर, दक्कन जो कि दक्षिण भारत था, वहाँ का गवर्नर नियुक्त होता है। लेकिन वहाँ से उसको बहुत ही जल्द हटा लिया जाता है। कब हटा लिया जाता है? जब शिवाजी जो है पुणे पर अटैक करते हैं तो वो उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। आप इसे कहाँ पे देख सकते हैं? हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं अगर, तो आमेर के शासक जो थे राजा जय सिंह, उन्हें क्या किया गया? दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे आप जान जाइए कि 1600 हो चुका है, तो 1600 चल रहा है अभी 65। इस समय तक मराठा साम्राज्य बहुत ही ये हो गया था, समृद्ध हो गया था। और यहीं से आगे हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुग़ल ही पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बाद। तो वो बहुत ही ये हो गया था, प्रबल हो गया था मराठा साम्राज्य। और वहीं पे थोड़ा सा शिवाजी के बारे में एक घटना होती है। ये दक्षिण भारत में आमेर के शासक जयसिंह को दक्षिण भारत का गवर्नर कौन नियुक्त किया था? औरंगज़ेब नियुक्त किया था। और शिवाजी उस समय आक्रमण किया करते थे, जैसे पुणे पे आक्रमण किया था शाइस्ता खान के समय, वैसे ही वो उनको हराने के लिए जयसिंह ने एक तरकीब सूझी। उसने एक संधि किया 1665 ईस्वी में। एक संधि होता है कि पुरंदर की संधि जिसको कहा जाता है, किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच। उसी संधि में 35 में से शायद 23 जो था दुर्ग, वो सब लौटाने की बात किया गया। ये सारी बातें हुई। फिर बात आया कि आपको राज दरबार में बुलाया गया है। किसको? शिवाजी को। और ये छल से, राजा जयसिंह ने छल किया था उनके साथ, और ये
जब संधि हो गई थी तो ये जाने के लिए तैयार हो गए। ये गए थे अपने पुत्र संभाजी के साथ। शिवाजी 1666 ईस्वी में गए थे, किससे मिलने के लिए? औरंगजेब से मिलने के लिए। बट वहाँ पे कुछ ऐसी घटना होती है, आगे कोई खड़ा रहता है जिससे उनको दिक्कत होता है और कुछ बोलते हैं जिस पे औरंगजेब कुछ उल्टा बोलता है। इसी सब घटना के बाद उनको क्या किया जाता है कि कैद कर लिया जाता है। कहाँ पे कैद किया जाता है ये तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। शिवाजी और उसके बेटे संभाजी को कहाँ पे कैद करके रखा गया? तो जयपुर भवन में बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन 1666 ईस्वी में शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हो गए। अब आगे बात करते हैं, एक सतनामी विद्रोह हुआ था। आप इस भी याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 1666 ईस्वी में औरंगजेब के ही शासनकाल में हुआ था। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में, औरंगजेब के बीच में शासनकाल में हुआ था। 1666 ईस्वी में संभाजी तथा शिवाजी को जयपुर भवन में कैदी बनाया गया था, लेकिन वहाँ से शिवाजी भाग निकले थे। आगे बात करते हैं सतनामी विद्रोह की। सतनामी जो हुआ करते थे वो एक संत थे। कहाँ के संत थे? राजस्थान और हरियाणा के एक संत हुआ करते थे सतनामी, और उन्होंने विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? बीरभान, उनके लीडर हुआ करते थे बीरभान। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने बीरभान के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध एक रिवोल्ट किया था। एक क्या किया था? विद्रोह किया था। इसे ही किसके नाम से जाना जाता है? सतनामी विद्रोह या मुंडिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं 1675 ईस्वी में। एक को जहांगीर ने मारा, एक उसके पोते औरंगजेब ने मारा। एक गुरु को, पांचवें गुरु को किसने मारा? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मारा था, और उसका पोता औरंगजेब किसको मारता है? 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करता है 1975 ईस्वी में। गुरु तेग बहादुर को बस इस गलती के लिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, 1975 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर को मार डालता है। मैं आपको अगले सीरीज़ में मराठा को पढ़ाऊँगा, और मराठा के बाद मैं इसके बाद तो मैं आपको पढ़ाऊँगा डाउनफॉल ऑफ मुग़ल। उसके बाद मैं मराठा इतिहास को पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद मैं सिखों का जब इतिहास बताऊँगा तब इन सिख गुरुओं के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करता है? औरंगजेब करता है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ से मुग़ल इतिहास कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद कोई भी रूलर इतना सशक्त नहीं होता है जिसका इतिहास में नाम आए और उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाए। तो मैं एक बार फिर से रिकवर करना चाहता हूँ। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मैंने 6 मुग़ल एम्पायर को 1526 से लेकर 1707, इससे पहले वीडियो में मैंने और इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जाके वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आप समझेंगे कि मैंने ये कहाँ से कहाँ तक 1607 तक आया। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आगे का हेडिंग भी दे सकता था, क्योंकि आगे जो भी आया, अकबर 2 आया, लास्ट में बहादुर शाह जफ़र आएंगे, तो इस तरह से मैं हेडिंग दे के भी बना सकता था हर एक मुग़ल एम्पायर, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिखा डाउनफॉल ऑफ मुग़ल। क्योंकि इस काल में 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य कुछ दिख नहीं रहा था। बाहरी साम्राज्य सब बढ़ रहा था, जैसे मराठा, सिख, ये सब बढ़ रहे थे, बट मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ते जा रहा था। और इसके ही कमज़ोर होने के कारण इस पीरियड को डाउनफॉल ऑफ मुग़ल या फिर कहा जाता है मुग़लों का पतन का वर्ष कहा जाता है 1707 से 1857। हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप पूरे अच्छे से कंसेप्ट को सीखे होंगे। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि मैं लगभग हर दिन एक वीडियो ज़रूर डालता हूं, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको एक गहराई में जाके मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आप जानते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए,
मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। फिर मिलते हैं इसके ही अगले सीरीज मुग़लों का पतन 1760 से 1857 को लेकर।